हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी चैप्टर के सभी फार्मूला के बारे में। मैथमेटिक्स के 10th मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर के सभी फार्मूला के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप ये जानते होंगे कि आप यदि मैथमेटिक्स में जो ही प्रवेश करते हैं, जो ही एंट्री करते हैं, तो आपको सबसे पहले आती है सामने फार्मूला। इसलिए फार्मूला यदि आपको अच्छी तरह से याद रहता है तो आप अच्छी तरह से डील कर पाते हैं मैथमेटिक्स के सारा क्वेश्चन। यदि आपको याद नहीं रहता है फार्मूला तो आप डील नहीं कर पाइएगा मैथमेटिक्स में, एक भी क्वेश्चन नहीं डील कर पाइएगा। नियम, नोट और फार्मूला यदि आपको याद नहीं है तो आप डील नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप फार्मूला अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ी सी हो सकती है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में सारा फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आपको इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा इसमें नोट्स भी है जिसके थ्रू आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। और ये बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल के साथ साथ यानी ऑब्जेक्टिव में फार्मूला भी पूछा जाता है। इसलिए आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी हम क्लियर करवाने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए ये फार्मूला लागू होगा। सारा फार्मूला हम 1 से लेकर के 14 तक, 14वां चैप्टर तक इसमें हमने डिस्कस करने वाले हैं। हम अभी जस्ट अभी डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 15 यानी 14 तक सांख्यिकी, और इसके बाद 15 में प्रायिकता है, वहाँ तक हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लिए हैं द्विघात बहुपद का फार्मूला। द्विघात बहुपद का सबसे पहले हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद का मूल रूप क्या होता है। मूल रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें आप जानते होइएगा कि एक्स स्क्वायर वाला पद ए कहलाता है, बी और सी एक्स वाला पद होता है बी, और बिना एक्स वाला पद सी कहलाता है। तो इसका शून्यकों का योगफल जो होता है, इसके दो शून्यक होता है। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होता है, अल्फा और बीटा। इसके शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। द्विघात बहुपद का मूल रूप ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि द्विघात बहुपद में मूलों के योगफल यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट हमारा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का 3 मूल्य होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो यहाँ पर इसका पहले हम मूल रूप देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मूल रूप है इसका। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू सी बाई ए होता है। और तीसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो यहाँ तक आपको सारा फार्मूला द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का आपके सामने प्रदर्शित है। आप इसे नोटबुक में लिख सकते हैं और अच्छी तरह से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अगला चैप्टर, दो चर वाला रैखिक समीकरण, जो कि इसमें कोई खास फार्मूला नहीं है, आपको याद रखने वाली चीज़ है। जो आपको ध्यान रखने वाला चीज़ है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि उसका मूल रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का मूल रूप क्या होता है, वो आपको द्विघात बहुपद में क्लियर हो गया होगा। और दो चर वाला रैखिक समीकरण का मूल रूप होता है दो, इसका समीकरण आपके सामने आएगा, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट हो गया। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, समीकरण सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा, x के साथ जो लगा रहेगा, x के साथ a1 a2 और y के साथ b2 b1 और बिना xy के साथ c1 c2, यानी बिना xy वाला रहेगा तो c1 c2 कहलाएगा। और यहाँ पर आपको देखने वाली, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 यदि आ गया तो ये रेखा होगा संपाती। और ये यदि युग में बात किया जाए तो आश्रित युग्म कहलाएगा। यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो रेखा में हम कहेंगे इसको समानांतर रेखा। और युग्म में यदि बात किया जाए तो असंगत युग्म कहेंगे। यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये हम रेखा में बात करेंगे तो प्रतिच्छेदी युग्म कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। और युग्म में बात करेंगे तो संगत युग्म कहेंगे। तो यहाँ तक आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण और द्विघात बहुपद। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ द्विघात समीकरण का फार्मूला, चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण।
इसका द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में बस इतना का फर्क है कि इसमें बराबर के आगे कुछ न कुछ लगा रहेगा, बराबर के आगे नहीं कुछ है तो 0 है, लेकिन द्विघात बहुपद में बराबर कुछ नहीं रहेगा। सीधा उसका मूल रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है द्विघात बहुपद का, और द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है बराबर में 0। तो द्विघात बहुपद के दो मूल होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा होता है, विवेचक डी पहले हम निकालते हैं। यदि अल्फा और बीटा के मान निकालना होगा तो पहले हम विवेचक डी निकालेंगे। तो विवेचक डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है इसमें एक्स के साथ जो लगा होगा, जो संख्या लगा रहेगा उसको हम बी कहेंगे, और एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या लगा रहेगा उसे हम ए कहेंगे, और बिना एक्स वाई के साथ जो संख्या रहेगा वो कहेंगे हम सी, उसको कहेंगे। तो यहाँ पर आपको विवेचक डी निकाल लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके बाद है अल्फा इक्वल टू, अल्फा यदि निकालना हो मूल अल्फा इक्वल टू, तो माइनस बी यानी बी के जगह पर यानी माइनस बी डाल देना है, प्लस रूट डी यानी विवेचक जो निकलेगा उसी को हम यहाँ पर रूट के अंदर डाल देंगे, बट्टा 2a। 2 गुने ए के साथ मतलब संख्या जो ए रहेगा उसको हम डाल देंगे, और 2 तो गुना में है। इसके बाद बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी माइनस रूट डी बट्टा 2a। नेक्स्ट हमारा है, आप यहाँ पर अगला चैप्टर हमारा है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला है, समानांतर श्रेणी के सबसे पहले मूल रूप देखिएगा, एपिक में यदि दिया रहेगा तो इसको इस तरह से सजाया रहेगा, a1 a2 a3 डैश डैश an, यानी अनंत तक इसका लिमिट होता है समानांतर श्रेणी का। तो प्रथम पद यानी पहला पद हमको a कहलाएगा, हमारा पहला पद a कहलाएगा a1, दूसरा पद हमारा a2 कहलाएगा। सार्व अंतर निकालना होगा तो सार्व अंतर d बराबर होता है, सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1। nवां पद का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर d यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। d निकालने के लिए a2 माइनस a1, a1 तैयार है, a2 तैयार है, तो हमें d निकालने के लिए a2 माइनस a1। nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का योगफल होता है sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट है, यदि पदों की संख्या n दिया हो तो, यदि पद की संख्या n दिया रहेगा तो हमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 इंटू a प्लस an। पदों की संख्या यदि n दे दिया रहेगा तो हमें sn का फॉर्मूला लगा देना है सीधा, n/2 प्लस n/2 इंटू a प्लस an। नेक्स्ट हमारा है अगला चैप्टर का फॉर्मूला। अगला चैप्टर हमारा आपके सामने आने वाला है ज्यामिति, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये चैप्टर जो है ज्यामिति आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। वो है ज्यामिति का सबसे पहले कुछ ध्यान रखने योग्य बात है जो आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए भी। सब्जेक्टिव के लिए खास करके नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। ये याद ही कर लीजिएगा कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है, उसी को समान कहते हैं, बराबर होती है, समान होती है। और थेल्स प्रमेय का सूत्र होता है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, अर्थात आधा बट्टा आधा बराबर आधा बट्टा आधा। नेक्स्ट है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्लियर कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इसके बाद है नेक्स्ट निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति हमारा निर्देशांक ज्यामिति का सूत्र है, सबसे पहले दूरी सूत्र है। तो दूरी सूत्र के लिए हमारा फॉर्मूला है अंडर रूट x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, या y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। मूल बिंदु से की निर्देशांक, मूल बिंदु की दूरी होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। तो मूल बिंदु से बीच की दूरी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक यदि मान लीजिए कोई रेखा दिया हुआ है A है,
और ये हो गया बी, और इसके बीच यदि सी स्थित है तो ए बी के बीच क्या है, सी स्थित है, तो इसके बीच की दूरी यानी सी के निर्देशांक ज्ञात करना है। ए बी के बीच की दूरी निकाल यानी यहाँ मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी सी के निर्देशांक हो जाएगा x1 x2 यानी x1 x2 बट्टा x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2। विभाजन सूत्र हमारा है, विभाजन सूत्र है x1 m2 प्लस y2 x2 m1, x1 m2 प्लस x2 m1 बट्टे m1 प्लस m2। और नेक्स्ट हमारा है y1 m2 प्लस y2 m1 बाई m1 प्लस m2। नेक्स्ट हमारा अगला फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये आपको 1/2 इंटू ये निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है निर्देशांक ज्यामिति में। यदि सीधा आप क्षेत्रमिति में बात किया जाएगा तो 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा निर्देशांक ज्यामिति में क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। नेक्स्ट देखिएगा अगला फॉर्मूला, अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसे दो त्रिभुज में बांटकर उस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेने के बाद उसे जोड़ देते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बना देंगे उस चतुर्भुज में। मान लीजिए एक चतुर्भुज यहाँ पर है, चतुर्भुज है, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम दो भाग कर देंगे, त्रिभुज में बांट देंगे, इसके बाद इसके सभी के बीच की दूरी निकाल करके और इसके बाद त्रिभुज का फार्मूला लगा करके इसे हम इसे क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट हमारा फार्मूला आने वाला है वो है 9वां चैप्टर है जो ऊंचाई दूरी है। और मैंने त्रिकोणमिति का बात इसमें चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इसका वीडियो मेरा ऑलरेडी बन चुका है और वो वीडियो आपके इस डिस्क्रिप्शन में, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सारा फार्मूला उसमें डिस्कस किया गया है। सो उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा इसके डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा और वहाँ से आप देख लीजिएगा त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला। मैंने बहुत अच्छे से डील किया हूँ, उसमें सारा फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें डील किया गया है। तो अब देखिए ऊंचाई दूरी का ये एक ध्यान रखने योग्य बात है, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्लियर होने वाला है, क्लियर कर लीजिएगा। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। उन्नयन कोण आपको पता होना चाहिए कि नीचे से ऊपर की ओर देखने के क्रम में जो कोण बनता है वही उन्नयन कोण कहलाता है। नीचे से ऊपर की ओर देखने के क्रम में जो कोण बनता है वही उसका उन्नयन कोण कहलाता है। अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर जो देखने के क्रम में बनता है वह अवनमन कोण कहलाता है। ऊंचाई को हम लंब कहते हैं, दूरी को आधार कहते हैं, लंबाई को कर्ण कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, लंबाई है यानी कर्ण की जगह पर लंबाई है, ऊंचाई की लंब की जगह पर ऊंचाई है और आधार की जगह पर दूरी है। यदि दूरी और ऊंचाई दिया हो तो, यदि दूरी और ऊंचाई दिया हो तो tan थीटा का फार्मूला लगाते हैं, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो उसके ये सूत्र लगाते हैं। यदि लंबाई और ऊंचाई दिया हो तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है ऊंचाई दूरी में, जो कि आपको पता होना चाहिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क उसके लिए निर्धारित रहता है ऊंचाई दूरी के लिए। नेक्स्ट हमारा है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, यदि आपको फार्मूला याद है तभी आप कोई क्वेश्चन इसका सोल्व कर सकते हैं, अन्यथा आप असंभव मानिएगा, यानी यकीन मानिएगा कि आपके लिए असंभव हो जाएगा क्षेत्रमिति का क्वेश्चन आपके लिए सोल्व करना। इसलिए आप क्षेत्रमिति का सारा क्वेश्चन सारा फार्मूला याद कर लीजिएगा, तभी आप फार्मूला के आधार पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए वृत्त के पहले क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होगा, इससे पहले भी पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के परिधि होता है 2 पाई आर होता है, अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई प्लस 2 इंटू आर है। इसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर यानी पाई का वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसके एक यानी 4 भाग का एक भाग क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 1/4 यानी इसको क्या करना है 4 से भाग देना है पाई आर स्क्वायर को। नेक्स्ट हमारा दो वृत्त द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस
बड़े आर स्क्वायर माइनस छोटे आर स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं दो वृत्त है, एक का छोटा आर त्रिज्या है और एक का बड़ा आर त्रिज्या है। बड़े वृत्त का त्रिज्या आर है, छोटे वृत्त का त्रिज्या छोटा आर है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, बड़े आर स्क्वायर माइनस छोटे आर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है चाप की लंबाई। चाप का लंबाई होती है थीटा बट्टा 180 गुने पाई आर। चाप की लंबाई होती है थीटा बट्टे 180 गुने पाई आर। नेक्स्ट हमारा है संगत वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ आप देखिए आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। संगत वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। नेक्स्ट हमारा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप लोग को ये भी क्षेत्रमिति का ये भी क्वेश्चन आपको यानी कंप्लीट हो गया होगा। ये पहला क्षेत्रमिति का पहला चैप्टर है और नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है क्षेत्रमिति का। सो ये आप अच्छी तरह से अपने बुक में, अपने कॉपी में नोटबुक बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और अच्छे से ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला सब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी बनाने के लिए आप इसको जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर इसका है घन के लिए। देखिए घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। घन और घनाभ है पहला चैप्टर, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। भुजा का होल क्यू आपको पता होना चाहिए कि एक ही चीज़ होती है घन में, जो कि एक भुजा होती है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा स्क्वायर। घन की भुजा होती है 3 रूट आयतन यानी आयतन का घनमूल। घन का भुजा होती है आयतन का घनमूल कर देते हैं तो हमें घन की एक भुजा निकल जाती है। घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H। आपको पता होना चाहिए कि 3 चीज़ होती है घनाभ में, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है क्योंकि आयत से तैयार होती है घनाभ, और घन होती है वर्ग से तैयार। तो वर्ग में एक ही चीज़ होती है, आपको पता होना चाहिए, एक भुजा। तो इसलिए इसका एक ही चीज़ होगा घन का, और घनाभ का हो जाएगा 3 चीज़, L B और H 3 होगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH। घनाभ की विकर्ण होती है √L² + B² + H²। घनाभ की लंबाई होती है आयतन बटा चौड़ाई गुने ऊंचाई। यदि लंबाई निकालना हो तो चौड़ाई गुने ऊंचाई होगा बट्टे में, और यदि चौड़ाई निकालनी हो तो आयतन बट्टे लंबाई गुने ऊंचाई होगा, और यदि ऊंचाई निकालना हो तो आयतन बट्टा चौड़ाई गुने लंबाई हो जाएगा। तो उसी तरह से आप वो सब फार्मूला लागू करके आप निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट देखिएगा, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई यदि निकालना हो तो घनाभ का विकर्ण निकालते हैं। यदि बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई निकालनी हो तो घनाभ का विकर्ण निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा है बेलन यानी सिलेंडर। बेलन का आयतन होती है पाई r² H। आपको पता होना चाहिए कि बेलन में 2 चीज़ होती है, त्रिज्या होती है और एक ऊंचाई होती है। यहाँ पर ये त्रिज्या होती है और ये ऊंचाई होती है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई होती है। तो ये होता है पाई r² H इसकी आयतन। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होती है 2 पाई RH। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होती है 2 पाई R × R + H। और इसके बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर यानी पाई r² होती है, और इसके आधार की परिधि भी होती है यानी वृत्त के परिधि के बराबर यानी 2 पाई R होती है। अब नेक्स्ट हमारा है शंकु। कोण का यानी आयतन होती है 1/3 पाई r² H। यानी एक बेलन में 3 शंकु बनती है, तो उसी एक भाग का क्षेत्रफल होता है 1/3 पाई r² H। यानी एक बेलन के आयतन को क्या करते हैं 3 से भाग दे देते हैं, तो हमें एक शंकु के आयतन हमें निकल जाती है। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होती है पाई R L।
और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, आपको पता होना चाहिए कि तिर्यक ऊंचाई, इसमें तीन चीज़ होती है, एक तिर्यक ऊंचाई होती है और एक ऊंचाई होती है और एक आधार होती है, सॉरी आधार की त्रिज्या होती है। तो ये हमें एल निकालना होगा, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस और सॉरी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज की रचना हो जाएगी, जिसमें आधार और यदि लंब दिया रहेगा तो कर्ण हमें निकालना होगा। तो कर्ण इसकी लंबाई होती है, तो इसको एल बराबर एल मानते हैं, तो एल के बराबर होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है, नेक्स्ट फार्मूला होगा शंकु के सॉरी गोला हमारा होगा फार्मूला अगला, गोला और अर्धगोला। तो यहाँ पर गोला और अर्धगोला के पहले गोले के फार्मूला, गोले के आयतन देखते हैं। गोले के आयतन होती है 4/3 पाई आर क्यू। नेक्स्ट हमारा है गोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है पाई आर स्क्वायर एच, और सॉरी पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर। गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है शंकु के छिन्नक। शंकु के छिन्नक आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से इसका टाइप बनता है, जिसके दोनों सिरा खुला होता है, दोनों सिरा खुला होता है एक गिलास की तरह। गिलास तो देखे होइएगा, जिसकी एक सिरा थोड़ा सा उसका त्रिज्या जो होता है बड़ा होता है और एक का छोटा त्रिज्या होता है। तो ये हो गया शंकु का छिन्नक। तो शंकु के छिन्नक की आयतन होती है, आप देखिए शंकु के छिन्नक की आयतन होती है 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यानी दो त्रिज्या होगी, एक छोटा त्रिज्या और एक बड़ा त्रिज्या। तो इसको एक को R1 मानेंगे और एक को R2 मानेंगे। तो इसमें हो जाएगा 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। छिन्नक की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होती है पाई एल इंटू आर प्लस आर, यानी बड़े आर, यानी एक बड़े आर को बड़े त्रिज्या को बड़ा आर और छोटे त्रिज्या को छोटे आर। तो पाई एल इंटू, यानी एक लंबाई होती है, तो लंबाई यानी पाई एल इंटू आर प्लस आर, यानी बड़े आर प्लस छोटा आर। छिन्नक की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा आ गया सांख्यिकी एस्टेटिक्स। सूत्र पहले देखिए, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्लियर कर लेना है कि यदि आंकड़ा दिया रहेगा तो माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, यानी आंकड़ों की कुल संख्या। इसके बाद यदि वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हो तो माध्य बराबर होती है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, जहाँ सिग्मा आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा होता है एक ग्रीक शब्द, सिग्मा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है योगफल, और एक्स जो होता है चरमान होता है और एफ होता है बारंबारता। और ये है ऑब्जेक्टिव के लिए परिसर। परिसर के फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, और वर्ग चिन्ह होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। तो यहाँ तक आपको सांख्यिकी का यानी माध्य का फॉर्मूला सब आपको क्लियर हो गया होगा, जो जरूरी है तो आप इसे नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला फॉर्मूला जो आपके सामने दिखाया जा रहा है, यानी माध्यिका है। माध्यिका बराबर होती है यदि पदों की संख्या n विषम हो, यदि पदों की संख्या n विषम हो तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे, n प्लस 1/2 पद, यानी n पदों की संख्या यदि विषम रहेगा, जैसे 4 विषम रहेगा यानी 5 रहेगा, 5 में एक जोड़ देंगे तो 6 होगा बट्टा 2 यानी 3, तो तीसरा पद यानी 3वां पद। नेक्स्ट हमारा है यदि पदों की संख्या यदि सम हो तो माध्यिका बराबर होगा 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। नेक्स्ट हमारा है तीसरा फॉर्मूला, यदि वर्ग अंतराल बारंबारता संचयी बारंबारता दिया हो तो, यानी 3 चीज से बनती है माध्यिका। तो इसमें होता है माध्यिका का फॉर्मूला होगा, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस बड़े एफ बाई छोटे एफ गुने आई।
जहाँ n/2 है कुल बारंबारता का, आधा l है बहुलक वर्ग की लंबाई और बड़े f है माध्यक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, छोटा f है माध्यक वर्ग की बारंबारता, I है माध्यक वर्ग की लंबाई। बहुलक का फॉर्मूला है, नेक्स्ट हमारा बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक बराबर होती है सबसे बड़ी बारंबारता यानी अधिकतम बारंबारता वाला चर। मानिए एक ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया यानी 1 नंबर के लिए निर्धारित है इसके, तो बहुलक बराबर होती है सबसे बड़ी बारंबारता यानी अधिकतम बारंबारता वाला चर मान। बहुलक बराबर होती है, और यदि लंबा वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा तो हमें बहुलक के फॉर्मूला ये लगाना होगा, L प्लस FO माइनस F-1 बट्टे 2FO माइनस F-1 माइनस F1 गुने I। तो इसमें देखिएगा जहां आपको FO बराबर होती है सबसे बड़ी बारंबारता, L बराबर होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F-1 होती है FO के ऊपर वाला बारंबारता, F1 होती है FO के नीचे वाली बारंबारता और I होती है बहुलक वर्ग की लंबाई। तो तीनों में अब सब संबंध क्या है, तो तीनों में संबंध है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका यानी MO बराबर 3 इंटू ME माइनस MED, यानी मोड बराबर होती है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। नेक्स्ट हमारा है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा माध्य माध्यिका और बहुलक के फॉर्मूला। सो इसे आप अपने नोटबुक में नोट करते जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी का आप देखिए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है हमारा, प्रायिकता बराबर होती है PE बराबर, प्रायिकता को PE से सूचित करते हैं, PE बराबर NE/NS यानी अभिप्रयोगों की संख्या बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। घटना नहीं होने की प्रायिकता होती है 1 माइनस PE यानी घटना जो घट गया तो क्या करेंगे उसको, नहीं यदि घटने वाली बात कहा तो इसको क्या करेंगे, पहले घटना के निकालेंगे उसको 1 में से घटा देंगे। तो घटना नहीं होने की प्रायिकता होती है 1 माइनस PE। प्रायिकता का मान हमेशा, ये नोट आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि प्रायिकता के मान हमेशा 0 से बड़ा तथा 1 से छोटा ही होता है, अर्थात 0 से बड़ा होगा PE और 1 से छोटा ही होगा। सभी घटना की प्रायिकता का योगफल, सभी घटना की प्रायिकता के योगफल हमेशा 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट है वास्तविक संख्या, अगला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर लास्ट में आपको दिखाया जा रहा है उसका भी फॉर्मूला, जो यानी इसमें मैंने बताया था कि पूरे एक से लेकर के 15 चैप्टर तक के सारा संपूर्ण फार्मूला अब इसमें आपको दिया जाएगा। तो वास्तविक संख्या का पहला फार्मूला है, यदि दो संख्या तथा मौसा दिया हो तो लसा निकालने का फार्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा मौसा। यदि दो संख्या दिया हो तथा लसा दिया हो तो मौसा बराबर होती है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा लसा। यानी लसा दिया रहेगा तो बट्टे में मौसा आएगा, यदि लसा दिया रहेगा और मौसा निकालना हो तो बट्टे में लसा आएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे लसा। और यदि मौसा दिया हो और लसा निकालना हो तो मौसा आएगा बट्टे में। तो भाज्य बराबर होती है, अगला फॉर्मूला हमारा है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, अर्थात A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A बराबर होती है भाज्य, B बराबर होती है भाजक और Q बराबर होती है भागफल और R बराबर होती है शेषफल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको ये फार्मूला समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे तरह से समझ करके आप आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन त्रिकोणमिति का वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है कि त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है उसे आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख ही लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये फार्मूला आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यकीन मानिएगा कि आप मैथमेटिक्स में बादशाह बन जाइएगा, क्योंकि फार्मूला आपको याद रहेगा तो सारा क्वेश्चन आप उसे डील कर सकते हैं फार्मूले के माध्यम से। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो तक। लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपकी सहायता से हो सकता है आपके दोस्त को भी सहायता मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो तक।